Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं ICAR IARI टेक्नीशियन जो T1 की वैकेंसी आई हुई है। इसमें सोशल साइंस का जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसमें हम अभी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं और इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें मैंने आपको कुछ MCQs भी कराए हैं, थ्योरी भी कराई है। तो आपका जो इसमें स्टार्टिंग के 2 चैप्टर थे वो कंप्लीट हो गए इन 2 क्लासेस में। नाउ अब हम बात करेंगे यार यहाँ पे क्या-क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं जो बने हैं। यानी कि हमने पहले तो बात करी यार कि डेमोक्रेसी क्या थी, है ना? ये सब आपको क्लियर हो गया होगा अभी कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी की हमें क्यों ज़रूरत है। ये सब चीज़ें हमने देखी, कई सारे एग्जांपल्स देखे, पाकिस्तान, मैक्सिको और दुनिया जहान के हमने यहाँ पे एग्जांपल्स को कवर कर लिया, जो कि आपके जहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नाउ इट इज़ क्लास नंबर 3। अगर आपने इससे पहले 2 क्लासेस नहीं देखी हैं या फिर वो जो सिलेबस वाली पर्टिकुलर वीडियो थी वो नहीं देखी है तो वो जाके एक बार देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी आईसीआर की, वो सब आप अपने आप से कर लेना, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने आपको डेमोक्रेसी में क्या बोला था कि डेमोक्रेसी का एक सबसे लास्ट मैंने आपको सेकंड लास्ट एक फीचर बताया था कि डेमोक्रेसी में जो भी रूल कर रहे हैं ना रूलर्स, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के अंदर काम करना होगा और लोगों के पास कुछ क्या होंगे, राइट्स होंगे, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के अंदर काम करना होगा। हिंदी वाले बच्चे इसको क्या बोलेंगे, संवैधानिक, संवैधानिक आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, संवैधानिक कानून के अंदर रह करके काम करना पड़ेगा। नाउ अब यहाँ पर आप बात को ध्यान से समझना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन क्या होती है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, या फिर अगर मैं आपसे बात करूँ कि व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको पता है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात करेंगे ऑल ओवर इंडिया। कहाँ कहाँ चीज़ें हमें जहाँ जो एग्जाम्पल हमें सुटेबल लगेगा वहाँ का हम एग्जाम्पल यहाँ पे उठा लेंगे। तो बेसिकली हम जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखनी है, देन इंडिया के बारे में तो ऑफ कोर्स देखना ही है, ठीक है ना। ये तो अंडरस्टूड है कि इंडिया का तो हमें देखना ही देखना है। नाउ बात को शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, कहानी की शुरुआत यहाँ पे हम करेंगे साउथ अफ्रीका से, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं और थोड़े से हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे। देखो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका, हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका में क्या हुआ यार, एक सिस्टम प्रीवैलेंट था और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ये आपका छोटे से लेके हर बड़े एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है कि व्हाट इज अपार्थाइड सिस्टम, ठीक है ना। कि भाई अपार्थाइड सिस्टम क्या था, इसके बारे में बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अपार्थाइड सिस्टम था क्या, ठीक है। तो इसी से शुरू करते हैं। तो यार साउथ अफ्रीका में क्या था, जैसे कि ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया कि हमारे इंडिया को एक कॉलोनी बनाया। अब समझना ये इंडिया का और साउथ अफ्रीका का कैसे चीज़ें डिफरेंट हैं, क्योंकि एमसीक्यूज के फॉर्म में आपसे यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडिया में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने मतलब इंडिया में रहे नहीं, यानी कि इंडिया में बसे नहीं वो लोग, बस इंडिया में आके रूल करते थे। यहाँ से हमारा रॉ मटेरियल उठा के ले जाते थे, स्पाइसेस उठा के ले जाते थे, इंडिया को पूरा मतलब एक तरीके से लूट के रख दिया। लेकिन वो यहाँ पे रुकने के इरादे से नहीं आए थे। जबकि साउथ अफ्रीका में जो चीज़ हुई ना वो थोड़ी सी डिफरेंट थी कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो आए वो क्या हुए कि जैसे कि ये ब्रिटिशर आए और साउथ अफ्रीका में ही इन्होंने रहना शुरू कर दिया। यहीं पे इनके बच्चे वगैरह हो गए और इन्होंने यहाँ पे एज अ लोकल यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। अब जब इन्होंने यहाँ पे एज अ लोकल रहना शुरू कर दिया, बच्चे वगैरह हो गए इनके, तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें फ्रॉम बाई द पॉपुलेशन तो 2/3 तो फिर यहाँ पे हो गए आपके क्या, जो नेटिव साउथ अफ्रीकन थे। अब जो नेटिव नेटिव का मतलब समझते हो ना सभी लोग, नेटिव का मतलब होता है वहीं के मूल निवासी, ठीक है ना। नेटिव होते हैं आपके हिंदी में मूल निवासी, और या फिर इनको क्या बोल देंगे, नेटिव। तो जो साउथ अफ्रीका के नेटिव्स थे वो कैसे थे, ब्लैक कलर के थे, क्योंकि वहां पे तो सन होता है तो ब्लैक कलर के ही रहते हैं लोग। ना जो ब्लैक कलर के नेटिव्स थे ये तो थे 2/3, लेकिन वहां पे फिर धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे यानी कि वाइट पीपल थे, इनकी पॉपुलेशन भी हो गई 1/3। यानी कि 1/3 वहां पे कौन से लोग हो गए भाई, वाइट लोग हो गए, सफेद लोग हो गए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ काले लोग ही नहीं थे इस 2/3 में, इस 2/3 में कुछ इंडियन लोग भी थे। और ये जो इंडियन लोग थे जो पूरे तरीके से काले नहीं थे ना, देखो एक तो थे सफेद, एक तो हो गए पूरे के पूरे जो ब्लैक लोग थे, काले लोग थे। फिर तीसरे आए कुछ इंडियन लोग जहाँ पे इनको बोला जाता था कलर्ड पीपल, ठीक है। याद रखना, इंडियंस को क्या बोलते थे वो लोग, कलर्ड बोलते थे। कलर्ड यानी कि ये ना काले हैं ना सफेद हैं, ये कलर्ड हैं,
ठीक है। तो इंडिया, अब आपको याद होगा कि जो महात्मा गांधी जी, बेसिकली महात्मा गांधी जी की जो शुरुआत हुई है ना महात्मा गांधी बनने की, वो भी साउथ अफ्रीका से ही शुरू हुई है, ठीक है ना। तो ये चीज है, इसको याद रखना। यहाँ पे पता है ना कि गांधी जी को पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे बाहर फेंक दिया गया था बोगी से, कलर डिस्क्रिमिनेशन था। तो वो सब जो पार्ट था ना, वो अपार्थाइड सिस्टम का ही पार्ट था, क्योंकि ये कैसे थे, कलर्ड थे। इसी चीज को जो है गांधी जी को ये चीज हिट कर गई, और फिर उन्होंने ये पूरा का पूरा इंडियन पूरा यहाँ पे इन्होंने रेवोल्यूशन किया। तो आप समझ रहे हो ये कहानी आपकी साउथ अफ्रीका की क्यों हमारे लिए जरूरी है। इस चीज का ये थोड़ी सी आपके माइंड में अब बातें क्लैरिफाइड हो रही होंगी, है ना। तो अब ये जो व्हाइट लोग थे ना 1/3 पॉपुलेशन के, इनके पास में तो यार काफी ज्यादा आर्म्स वगैरह थी, क्योंकि ब्रिटिशर थे तो इनके पास में एम्यूनिशन वगैरह था, यानी कि हथियार वगैरह थे। तो अब क्या किया इन्होंने कि वहां पे पूरा राज कर लिया अपना, क्योंकि ब्लैक लोग तो वहां के नेटिव, जैसे कि हम इंडियंस थे, नेटिव थे, तो हम लोगों को दबा दबो के इन्होंने बढ़िया राज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये व्हाइट लोगों ने वहां के, ये लोग क्या बन गए, एक तरीके से लोकल रूलर्स बन गए, ठीक है। और इन्होंने ऐसे ऐसे नियम बना दिए कि भाई जहाँ पे ये मतलब जो भी व्हाइट लोग नहीं थे ना, उनके ऊपर इन्होंने कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। जैसे कि ये बीच है, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, एक सेक्शन बना दिया इन्होंने, और क्या बोले कि ये सिर्फ व्हाइट रेस के लोग यहाँ पे आपका इसको यूज करेंगे, बाकी जो ब्लैक लोग हैं वो यहाँ पे इसको यूज नहीं करेंगे। एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो क्या लिखा है कि नेटिव इंडियंस एंड कलर्ड्स, ठीक है, इफ यू एंटर दीज प्रेमिसेस एट नाइट, यानी कि अगर आप रात में इस जगह घुसोगे तो आपको यहाँ पे लोग गोली मार देंगे सीधे के सीधे, और जो कुत्ते हैं आपकी लाश को खा जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे घुसना मना है। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, मतलब सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो ब्लैक और व्हाइट के बीच में देखने को मिला है वो साउथ अफ्रीका में ही देखने को मिला है। दैट इज अपार्थाइड सिस्टम। अब इसी को जो है क्या बोला जाता था, अपार्थाइड सिस्टम बोला जाता था। तो अगर मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन लिखाना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगा कि अपार्थाइड सिस्टम क्या था, इट वॉज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इस वर्ड को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन यही बनेगा कि अपार्थाइड सिस्टम क्या था। इट वॉज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि रेशियल का मतलब होता है रंग, रंग के आधार पर जो आपका डिस्क्रिमिनेशन, रंग के आधार पर भेदभाव, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रंग के आधार पर भेदभाव। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी अब सारी बातें तो क्लैरिफाइड हो ही रही होंगी, ठीक है। तो ये चीजें हुई यहाँ पे। अब अब इन्होंने बेसिकली किया क्या रंग के आधार पे, कि जितने भी यहाँ पे काले लोग थे वो यहाँ पे क्या नहीं कर पाएंगे, ट्रेन्स वगैरह में नहीं चढ़ पाएंगे, वो लोग बीचेस पे नहीं जा सकते हैं, जहाँ पे चर्च हैं जहाँ पे वाइट लोग जाते हैं वहाँ वो लोग नहीं जा सकते हैं, जहाँ पे वाइट लोगों की बिल्डिंग्स है वहाँ पे ब्लैक लोगों का जाना मना है। मतलब समझ रहे हो आप, जानवरों से ही बदतर दशा करके रखी थी कि भाई ब्लैक लोग तो बिल्कुल हर जगह से प्रोहिबिटेड है, स्कूल ज्वाइन नहीं कर सकते थे, कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सकते थे, वोटिंग राइट तो भूल ही जाओ, वोटिंग राइट तो था ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये था अपार्थाइड सिस्टम की भाई, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाके इन्होंने यहाँ पे, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम यार, मतलब जहाँ पे खड़े हैं वाइट लोग वहां से ब्लैक लोग गुजर के भी नहीं जा सकते। जैसे कि हम लोग काली बिल्ली का करते हैं ना, काली बिल्ली रास्ता काट गई, इससे भी ज्यादा बुरा यहाँ पे व्यवहार किया जा रहा था ब्लैक्स लोगों के साथ। अब इतनी सी बात यहाँ तक आपको क्लियर है क्या। फैक्ट की बात करते हैं ना, जब ये सब डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो जैसे हमारे यहाँ गांधी जी उठ के खड़े हुए, तो वहां पे कौन खड़े हुए, नेल्सन मंडेला, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका में कौन खड़े हो गए यहाँ पे, नेल्सन मंडेला। इवन गांधी जी ने भी काफी ज्यादा वहां पे काम किया है, स्टार्टिंग का जो काम है उन्होंने एक आश्रम भी बनवाया वहां पे गांधी जी ने। तो गांधी जी ने काफी कुछ काम साउथ अफ्रीका में भी किया। अच्छा बात करेंगे, लेकिन वो एनसीईआरटी में है नहीं तो ज्यादा उधर भी नहीं जाएंगे। तो खैर नेल्सन मंडेला ने क्या किया यहाँ पे, काफ़ी सारे यहाँ पे इन्होंने एक अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट यहाँ पे इन्होंने निकाले, और ये भी जो है नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे नेल्सन मंडेला, ठीक है। किसको करते थे, नॉन वायलेंस को। इनको क्या बोला जाता है, इनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी बोला जाता है, ठीक है। और जैसे स्ट्रगल करने के लिए हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी, तो इन लोगों ने क्या बनाई, एएनसी, ठीक है ना। एएनसी का फुल फॉर्म क्या होगा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो ये भी कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब इसमें वही जो जितने भी ब्लैक लोग थे उन्होंने इसको ज्वाइन किया, इंडियन लोग थे, कलर्ड लोग थे, ब्लैक लोग थे। याद रखना इंडियन लोगों को क्या बोला जाता था, कलर्ड बोला जाता था, ठीक है। तो इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई, और इसके अंदर से इन्होंने जो भी प्रोटेस्ट वगैरह थे, स्ट्राइक वगैरह थी, वो करनी स्टार्ट कर दी। अब जब प्रोटेस्ट हुआ, स्ट्राइक हुई, तो फिर यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला बेसिकली यहाँ पे चीज़ों को हेड कर रहे थे, इनको याद रखना ये 1950 में बनी थी वैसे। ये जो आपकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है 1950, हम समझ रहे हो आप, ये जो अपार्थाइड सिस्टम है ना यार, ये 1994 तक चला है। आप देख रहे हो यहाँ पे
कि कितने सालों बाद तक ये आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पूरे वर्ल्ड के लेवल पे माना, यानी कि एक पूरी कंट्री वहाँ पे लॉज थे, कॉन्स्टिट्यूशन था कि भैया ब्लैक लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी घुसना मना है। यानी कि अपार्थाइड सिस्टम का उन्होंने लॉ बना रखा था, वो भी ईयर देखो 1994 तक। तो बेसिकली 1950 में यहाँ पे एएनसी वगैरह बनी। और जो नेल्सन मंडेला थे, याद रखना इनको 1964 में क्या किया गया, 1964 में इनको जेल में डाल दिया गया था, ठीक है ना। तो 28 साल तक ये जेल में रहे, 1964 से लेकर के 1992 तक। और कौन सी जेल में रहे तो याद रखना, ये रहे थे अपना रॉबन आइलैंड में, ठीक है ना। किस में रहे थे, रॉबन आइलैंड की जेल में। जैसे हमारे यहाँ पे जो सबसे भयानक सज़ा होती है वो किसकी होती थी, काला पानी की सज़ा होती थी ना, काला पानी जैसे इंडिया में है। तो उसी तरीके से वहाँ का क्या था, रॉबन आइलैंड सबसे ज़्यादा भयानक जेल थी। तो वहाँ पे इन्हें 28 साल तक डाल दिया गया क्योंकि ये अपार्थाइड सिस्टम का विरोध कर रहे थे और ये नॉन वायलेंस को ही सपोर्ट करते थे। ये सारी की सारी चीज़ें याद रखना, ये जरूर रखना। इनको जेल में कब डाला गया, 64 रॉबन आइलैंड में, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें कठिन चीज़ है नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि 1994 में जो ये गवर्नमेंट होती है, 1994 में ये जो गवर्नमेंट होती है आपकी, जो साउथ अफ्रीका के वाइट पीपल की गवर्नमेंट होती है, ये यहाँ पे मतलब इनके बीच में खूब डिस्कशन चलते हैं, ठीक है ना। 2 साल तक डिस्कशन चलता है, 2 इयर्स तक, कि यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने कहा देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको इसका परफेक्ट एग्जाम्पल दिखेगा कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। यानी कि अगर आप एक आंख के बदले एक आंख फोड़ोगे तो पूरा संसार ही अंधा हो जाएगा। और इस चीज़ को मानते हुए परफेक्ट एग्जाम्पल ये है कि ये 2 साल तक यहाँ पे डिस्कशन चला। एक तो वाइट लोग थे, एक ब्लैक लोग थे। ये वाइट लोग यहाँ पे क्या करते थे, पहले शासन करते थे, ये ब्लैक लोग ऑप्रेस लोग थे, यानी कि इनके ऊपर अत्याचार होता था। अब जब यहाँ पे इस गवर्नमेंट की गवर्नमेंट हटी, यानी कि 1994 में ये गवर्नमेंट जब हट जाती है ना, यानी कि ये जो अपार्थाइड सिस्टम जिन्होंने लगा रखा था, तब डिस्कशंस होते हैं 2 साल तक। तो ये नहीं हुआ कि ब्लैक लोग फिर ऐसे लॉज बना दें कि वाइट लोगों की ये लोग आफत कर दें। जबकि वाइट लोग, आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, 1/3 ही थे, माइनॉरिटीज में थे। लेकिन यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने बोला कि हर किसी इंसान के अंदर एक छोटा सा जगह होता है जहाँ पे उसकी गुडनेस छुपी होती है, और उस गुडनेस के कारण ही हमें यहाँ पे इस अपार्थाइड सिस्टम से आज़ादी मिल पाई है। यानी कि वाइट लोगों के अंदर भी अच्छाई है। तो इन्होंने जो अत्याचार किए, इसका मतलब ये नहीं है कि अब ब्लैक लोग इनके ऊपर अत्याचार करेंगे। हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जहाँ पे ये भी इक्वल हो, ये भी इक्वल हो। बस वहाँ पे कोई अपार्थाइड सिस्टम नहीं चाहिए हमें, वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, सारी की सारी चीज़ें इक्वल चाहिए हैं। ऐसा नहीं होगा कि अब अगर हम मेजॉरिटी में आ जाएंगे ब्लैक लोग तो हम इनके ऊपर अत्याचार करने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें प्रियम्बल वगैरह डाला, तो इसका हमें परफेक्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि जो नेल्सन मंडेला थे या ब्लैक लोग थे, इन्होंने कितना ज़्यादा मतलब यहाँ पे एक बड़ा दिल दिखाया, ठीक है, इस चीज़ को बनाते हुए। तो ये चीज़ें हैं, इतनी ही कहानी आपको साउथ अफ्रीका की देखनी है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आपको दिमाग में आएगा सर ये जो इन्होंने बनाया है 2 साल तक, क्या बनाया। मैंने कहा इन्होंने 2 इयर्स तक जो डिस्कस किया ना, उसके बाद ही इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो अगर मैं आपसे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक डेफिनेशन पूछना चाहूँ तो आपके माइंड में कुछ आ रहा है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा यार, जो इन्होंने 2 साल तक सोच के कुछ बना दिया। यानी कि इन्होंने एक सेट ऑफ लॉज एंड रूल्स ही तो बनाया है। एक क्या बनाया है, सेट ऑफ लॉज एंड रूल्स, यानी कि कुछ इन्होंने नियम कानून बना दिए और उसी को तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोल रहे हो भाई। तो हाँ, अब कॉन्स्टिट्यूशन की एक बार डेफिनेशन हमें यहाँ से समझ में आती है। तो ये यार आप इसे लिखो और इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखो। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। नाउ देखो, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने कहा क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। इट इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, यानी कि ये लिखे हुए रूल्स का एक संग्रह है, ठीक है, सेट है। दैट आर एक्सेप्टेड बाई, दैट आर एक्सेप्टेड बाई, एक्सेप्टेड बाई, एक बार इसे पूरा लिख लो फिर मैं हिंदी में भी बता दूंगा, ठीक है। बाई ऑल पीपल लिविंग टुगेदर, बाई ऑल पीपल लिविंग टुगेदर, यानी कि जो भी लोग साथ में रह रहे हैं ना एक पर्टिकुलर देश में, उसके इन अ कंट्री लिख लो आगे। एक देश में जितने भी लोग साथ में रह रहे हैं वो सारे के सारे इसको मानेंगे, उन रूल्स को मान रहे होंगे। और ये क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ होता है। क्या होता है ये, एक सुप्रीम लॉ, यानी कि इससे बढ़कर कोई नियम कानून नहीं है। अभी अपने अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे बड़ा कानून क्या है, जो संविधान में लिखा हुआ है ना। तो सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन, दैट डिटरमाइंस, दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि लोगों के बीच में संबंध, ठीक है ना। रिलेशनशिप बिटवीन, अब देखो किस किस के बीच में रिलेशन होगा,
पीपल, देखो रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स। अब जब भी मैं आपसे सिटीजन की बात करूंगा तो सिटीजन का मतलब क्या है, एक देश के जो भी नागरिक हैं, ठीक है ना। सिटीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, नागरिक बोलते हैं। और जब मैं नागरिक की बात करूंगा तो एक किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों को नागरिक बोला जाता है। ठीक, इतनी सी बात क्लियर है क्या। जैसे कि मैंने कहा ये साउथ अफ्रीका है, ये इंडिया है, तो इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वो इंडिया के सिटीजन है, जो साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं वो साउथ अफ्रीका के सिटीजन है। ये लोग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ये लोग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन, बेसिकली सिटीजन्स, सिटीजन्स के बीच में रिलेशनशिप। एंड अब देखो क्या है, ये सुप्रीम लॉ है जो कि डिटरमाइन करता है एक तो लोगों के बीच में, दूसरा दूसरा वाला पॉइंट है, ठीक है ना। ये पहला वाला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, यानी कि यहाँ पे बात क्या हो रही है, लोगों के बीच में आपस में जो संबंध होते हैं, यानी कि ये ब्लैक लोग थे, ये वाइट लोग थे, अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा, ऐसा ना हो कि ब्लैक लोग वाइट लोगों को माइनॉरिटी मान के मानने लगे, वाइट लोग अभी भी अपने आप को सुप्रीम समझें, तो ऐसा नहीं होगा। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा ना, वो ये कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीम लॉ के अकॉर्डिंग डिटरमाइंड होगा, ठीक है। फिर सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, गवर्नमेंट कहीं सिटीजन्स के ऊपर ऑपरेशन ना करना शुरू कर दे, उनके ऊपर अत्याचार शुरू ना कर दे, तो इसको भी कौन देखेगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही देखेगा। बात क्लियर हो गई कि आप समझ में आया कॉन्स्टिट्यूशन यार होता क्या है। हमने डेमोक्रेसी तो देख ली, अब हमें समझ आया कि यार ये कॉन्स्टिट्यूशन पर्टिकुलरली है क्या चीज़, है ना। चलो थोड़ा सा नीचे आएंगे और देखेंगे भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या बेसिकली ये फीचर्स, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा होता है। तो सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो इससे क्या होगा, एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट लोगों में पैदा होती है, ठीक है ना। क्या होता है, डिग्री ऑफ ट्रस्ट, यानी कि विश्वास पैदा होता है लोगों के बीच। यानी कि आज हम लोग जो इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के एग्जाम्पल से बताता हूँ, हमें कानून पे भरोसा है, देश की जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा है, हम लोग इतना शांति से सो पाते हैं, इतना कुछ कर पाते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि हमें ट्रस्ट है। किस पे ट्रस्ट है भाई, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम सबकी प्रोटेक्शन कर रहा है, उसने हमें सर्टेन राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन देता है। जैसे कि अब अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, तो वाइट लोग तो बेचारे डर गए होंगे जब ब्लैक लोग आए, कि भाई अब बेचारे तो नहीं है, इन लोगों ने खूब ऑपरेशन किया, मतलब ये भी अत्याचारी टाइप के लोग हैं, लेकिन अब इन्हें ये डर लगेगा ना कि अब ये लोग हमें ना मार काट दे, है ना, लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा, भाई तुमने सालों तक इनके ऊपर अत्याचार किया, अब ये लोग गवर्नमेंट में आए हैं। तो ये जो एक म्यूचुअल ट्रस्ट पैदा हो रहा है ना, कि ये भी रह रहे हैं, ये भी रह रहे हैं, ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन, वो किसकी वजह से पैदा हो पाया है, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से पैदा हो पाया है। अरे बोलो हाँ, बात क्लियर है तो फटाफट से बोलो हाँ, ठीक है ना। ये हमें बताता है कि हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड, हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, क्या पावर्स हैं गवर्नमेंट की, लिख लो ये, या फिर अपने माइंड में एक बार डाल लो, गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं, यानी कि ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, लिमिट्स द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का जो मन आया वो गवर्नमेंट यहाँ पे करती रहेगी, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। एंड इट गिव्स राइट्स टू पीपल, यानी कि ये लोगों को राइट्स देता है कि भाई तुम्हारा ये राइट है, ये तुमसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है ना। राइट्स टू पीपल, कि तुम्हारे पास आज़ादी से घूमने का राइट है, फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े ही है सारे के सारे, उनकी भी आगे चल के मैं फंडामेंटल राइट भी पढ़ने अच्छे से, तो वहाँ पे उनकी बात करेंगे ना। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड समझनी थी। अब हम इंडिया के ऊपर आ गए, हमने कहा ठीक है यार, हमने ये समझ लिया कि साउथ अफ्रीका में क्या सीन हुआ, और उससे हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक डेफिनेशन समझ आई। हमने ये एग्जाम्पल लिया क्यों साउथ अफ्रीका वाला, पता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक लोग थे, वाइट लोग थे, अब हमें ईजीनेस हुई कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में कि ये दोनों लोग अब साथ में रह रहे हैं, इनके बीच में म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, एक ट्रस्ट है, वो पैदा हो पाया है किसकी वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। तो हमें ये बेसिक डेफिनेशन समझने में मदद हुई और एनसीईआरटी वगैरह में दे भी रखा है ना। इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। नाउ यार, इंडिया में जो सीन था ना, हमारा सीन बिल्कुल साउथ अफ्रीका से डिफरेंट था। साउथ अफ्रीका में आपने देखा कि इन्हें जो 2 साल लगे साउथ अफ्रीका वालों को, वो एक आपस में एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आने में लगे, ये कि भाई ब्लैक किन किन चीज़ों पे मान रहे हैं, वाइट किन किन चीज़ों पे मान रहे हैं। लेकिन इंडिया में ये सिनारियो नहीं था। इंडिया में हमें ना तो इस चीज़ का देखना था कि कोई ब्लैक नहीं है, कोई वाइट नहीं है, सारे लोग एक ही पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करते थे। बट हमें जो इश्यूज़ आए उनमें से एक था माइनॉरिटीज़ वाला। एक तो क्या था भाई, माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन वाला, यानी कि जो बेसिकली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, माइनॉरिटीज़ हो गए, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो
अभी स्टार्टिंग से बात करते हैं तो आपका ईयर 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया था, यानी कि थोड़ा सा तैयार किया गया था। अब हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो यार बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एकदम से निकल के नहीं आया। उसके पीछे यार बहुत साल से यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्कशंस चलते रहे, कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रही, और फाइनली उसमें एक सबसे बहुत प्यारी चीज़ डाली गई अमेंडमेंट करने वाली, ठीक है ना। कि भाई जो जब इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके रख दिया, तो इन्हें ये लगा कि यार आने वाले टाइम में तो चीज़ें बदलेंगी। जब वक्त बदलता है, सिचुएशन बदलती है, हालात बदलते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इन्होंने ये डाल रखा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को समय के साथ अमेंड भी कर सकते हो। तो अभी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, ठीक है। देखो, तो 1928 में यहाँ पे मोतीलाल नेहरू ने जो है इसको सबसे पहले जो है मोतीलाल नेहरू ये हेड कर रहे थे, और इनके साथ में प्लस में 8 कांग्रेस के मेंबर थे, ठीक है। 8 कांग्रेस के मेंबर थे, इनका नाम जानना ज़रूरी नहीं है। इन सब ने मिलके सबसे पहली बार क्या किया था, एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने यहाँ क्या किया, ड्राफ्ट करके रख दिया। अब जब इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, तो फिर अगला जब यहाँ एक कांग्रेस का सेशन, आपको पता ही कांग्रेस के सेशन हुआ करते थे, तो 1931 में कराची सेशन हुआ, ठीक है ना। कौन सा सेशन हुआ, कराची सेशन। यानी कि कराची सेशन का मतलब क्या है, कहाँ पे हुआ होगा ये, कराची में हुआ होगा। ये सेशंस का मतलब समझते हो ना, जहाँ पे सभी कांग्रेस के जो मेंबर्स होते थे अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया से आके मिलते थे, कुछ ना कुछ वहाँ पे रेजोल्यूशन पास होता था। तो अब समझना यहाँ पे क्या हुआ। अच्छा, इसके हेड प्रेसिडेंट का भी नाम लिख लो। कराची सेशन 1931 के जो प्रेसिडेंट थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। क्या, कौन थे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इनके ऊपर बना हुआ है, वल्लभ भाई पटेल। तो अब ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये तो थे इसके प्रेसिडेंट। अब याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये कई बार पूछा गया और आपके एग्जाम में तो आने ही आना चाहिए। एनसीईआरटी में अलग से ये लाइन दे रखी है, बिकॉज अब क्या हुआ कि सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, ठीक है ना। एक रेजोल्यूशन, अरे यार, रेजोल्यूशन पास किया गया किसके ऊपर, फंडामेंटल राइट के ऊपर, ठीक है ना। कि भाई फंडामेंटल राइट्स होंगे लोगों के पास, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, और प्लस में इकोनॉमिक प्रोग्राम ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक प्रोग्राम ऑफ इंडिया। और ये जो आपका पर्टिकुलर रेजोल्यूशन है, ये किसने पास किया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो ये किया था JLN, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन पास किया था 1931 के कराची सेशन में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हेड कर रहे थे, जिसमें इन्होंने फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक प्रोग्राम का रेजोल्यूशन पास किया। अरे बोलो हाँ, हमेशा याद रहेगा ना। तो आपने ये पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है कई सारे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, उसके ऊपर काम किया। लेकिन ये याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने से पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू, 1931 में JLN, और जो भी जितने भी और भी सारे लोग थे, सबने मिलकर के कुछ बेसिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक रूपरेखा तैयार कर ली थी, जिसमें आपका क्या क्या था वो लिखो। एक तो आपका फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक प्रोग्राम के बारे में तो अपने जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया, ठीक है। और भी कुछ प्रपोजल्स थे, जैसे कि यहाँ पे बात करी गई आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में। इसे लिख लोगे ना, क्या लिखोगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, UAF। इसके बारे में यहाँ पे अपना जवाहरलाल नेहरू जी ने बात करी। देन आपका, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने बात नहीं करी इसके बारे में, ये बेसिकली आपका और लोगों ने इसको प्रस्ताव रखा। देन आपका राइट टू फ्रीडम की बात की गई, ठीक है ना। राइट टू फ्रीडम, जो फंडामेंटल राइट थे ना बेसिकली, उसमें आपका राइट टू फ्रीडम था, ठीक है। और इसके अलावा राइट टू फ्रीडम हो गया, इक्वलिटी का जो फंडामेंटल राइट था, इसके ऊपर डिस्कशन किया गया, ठीक है। तो ये याद रखना, फंडामेंटल राइट में क्या है, एक तो राइट टू फ्रीडम है, एक है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। इन दोनों राइट के ऊपर बात करी गई थी। देन आपका एक बात किया गया था, प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। तो जो माइनॉरिटीज के राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट करना। तो यार तो आपने देखा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज थी ना, वो तो यार 1928 से ही कहीं ना कहीं क्या की जा रही थी, तैयार की जा रही थी। फिर 1931 में हमने फंडामेंटल राइट का रिजोल्यूशन लिया, राइट टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। याद रखना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिकली ड्राफ्ट था, ये रिजोल्यूशन कब दिया गया, तो 1931 के कराची सेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसके आगे
आगे की हम बात पे चलते हैं। खैर ये तो अभी आगे बात करेंगे इसके ऊपर भी। वेट अ सेकेंड यार, पेजेस कमी है क्या? वेट अ सेकेंड। तो यार अब देखो 1931 में कराची सेशन हुआ, ये सब बातें तो हो गई, लेकिन हमने क्या देखा कि यार 1935 में एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है ना, जब ब्रिटिशर्स ही थे यहाँ पे, तो ये लोग क्या लेके आए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके बारे में मैं पूरी बात तो नहीं करूंगा बिकॉज फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 1935 का ये एक्ट था। तो बेसिकली इसके थ्रू ना 1937 में कुछ इलेक्शंस करवाए गए इंडिया में। अब ये नाम मात्र के ही इलेक्शन थे, लेकिन हमने ये देखा कि यार ये ब्रिटिशर्स लोग जो ब्रिटेन है वहाँ पे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। हमें ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। हमने कहा ठीक है यार, हम भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट लेके आएंगे। फिर हमने यहाँ पे ना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने बहुत सारी बातें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली हुई हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब इंडियंस ने देखा कि ऐसे इलेक्शंस करवा रहे हैं, भले ही वो नाम मात्र के हों, लेकिन हमें एक प्रोसेस का पता चला कि ऐसे इलेक्शंस होते हैं, ऐसे लीडर्स होते हैं, फिर ये डिस्कस करते हैं चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे देखते रहे और ऑब्जर्व करते रहे, और फाइनली हमने अपनी खुद की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। ठीक है ना, क्या बनाई हमने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, जिसमें कि सारे के सारे क्या थे? इंडियन लोग थे। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसके इलेक्शन करवाए गए, और इसके इलेक्शन से जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव निकल के आए इलेक्शन करवाने के बाद, उन लोगों का क्या काम था कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे बनाएंगे। तो याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब यहाँ पे इसके इलेक्शन हुए? तो इलेक्शन हुए थे जुलाई 1946 में। ठीक है, इलेक्शंस हुए जुलाई 1946 में। पार्टी है आपकी जो मतलब बेसिकली इलेक्शंस होके जब पहली मीटिंग होती है, तो फर्स्ट मीटिंग जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई, क्या हुई भाई? पहली वाली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग हुई थी दिसंबर 1946 में। ये चीज़ आप याद रखना बहुत अच्छे से। क्लियर है? और यार एक चीज़ और यहाँ पे आप अगर याद रखना चाहो, ये याद रख लेना, वैसे एनसीईआरटी वगैरह में दे नहीं रखा है, लेकिन एक एडिशनल पॉइंट ही बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही जो आपका लेजिस्लेचर थी, ये स्थापित की गई थी। ठीक है ना, तो लेजिस्लेचर थी, असेंबलीज थी, और पावर जो है दो लोगों में बांटी गई, एक सेंट्रल लेवल पे, एक आपका असेंबली के मतलब जो प्रोविंशियल असेंबली होती है उस बेसिस पे। ठीक है ना, तो इन्होंने देखा, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि एक सेंट्रल लेवल पे ये लोग पावर्स को दे रहे हैं, प्रोविंशियल लेवल पे दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखते रहे 1935 से, और फिर 1946 में हमारी खुद की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? और इसी जो मीटिंग थी आपकी पहली वाली मीटिंग में, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यहाँ पे पास किया। ठीक है, वेट अ सेकेंड यार, कॉन्स्टिट्यूएंट, एक सेकेंड यार, वेट अ सेकेंड। देखो, इसको बोलते हैं यार संविधान सभा, संविधान सभा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कर दिया। तो ये चीज़ आप याद रखना कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पास किया गया, तो भाई पहली मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो 13 दिसंबर को हुई थी बेसिकली ये। ठीक है, दिसंबर 1946। इतनी सी बात क्लियर हो गई हमें। अब मैंने कहा कि यार आप कहोगे सर ये तो फिर अपना इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे, पार्टीशन हो गया था। तो मैंने कहा हाँ, ये जो पहले आपकी कमेटी बनी थी ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तो इसमें मेंबर्स हुआ करते थे 385। ध्यान देना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने के टाइम कितने मेंबर हुआ करते थे इसमें, तो 385 मेंबर हुआ करते थे, जिसमें से कि आपके जो 93 रिप्रेजेंटेटिव थे ये तो इंडियन स्टेट के थे, और बाकी के जो 292 थे वो थे आपके मतलब जो प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया के अंडर आते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स पूरा छोड़ के नहीं गए थे इंडिया को, तो इस तरीके से डिवाइडेड थे आपस में। ठीक है, ये कैसे थे? जो इंडियन स्टेट्स थे, कुछ स्टेट्स जो है पहले आप इंडिया मतलब अपने आप को आज़ाद घोषित कर चुके थे, कुछ ऐसे प्रोविंस थे जो ब्रिटिशर्स के अंदर थे उस टाइम भी, तो ये 292 उस जगह के लोग थे। समझ में आ रही है इतनी सी बात? अब क्या हुआ, जब पार्टीशन हो गया तो यहाँ से 86 लोग तो चले गए। ये लोग किस में चले गए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान में चले गए। बचे जो 299 लोग, ये रह गए फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया।
ठीक है, याद रखना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में कितने लोग थे। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया तो 299 टिक करके आना। अगर पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन इट वाज फर्स्ट इन द एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मीटिंग कितने लोग थे, तो 385 लोग थे पहले जब ये बनी। याद रखोगे ना बहुत अच्छे से, क्लियर है सारी चीजें। कितने थे भाई, 299 लोग थे। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, वेट अ सेकेंड, एक तो हर बार जगह की कमी पड़ जा रही है यार। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को मिटा दूंगा, यहाँ पे साइड में लिखते जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, भारत आज़ाद हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान की असेंबली के लोग थे पाकिस्तान की असेंबली में जा चुके हैं, ठीक है। ये सब कहानी हो गई है। 299 मेंबर जो है हमारी संविधान सभा अर्थात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं। अब यहाँ पे डेट आती है 29, वेट अ सेकेंड, देखो 29 अगस्त 1947, ठीक है ना। यहाँ पे ये एक मीटिंग हुई, फिर देश आज़ाद हो चुका है 15 अगस्त को। 29 अगस्त 1947 को यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या बना दिया जाता है, अम्बेडकर। तो जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे बेसिकली, इनको चेयरमैन बना दिया जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी का, ठीक है ना। किसका, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी का बेसिकली क्या काम होगा, समझ रहे हो ना। जो भी ड्राफ्ट वगैरह प्रिपेयर हुआ है आपके संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अब एक चीज़ ऑब्जर्व करना आप यहाँ पे कि 29 अगस्त 1947 को बी आर अम्बेडकर को यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया। बट मैंने आपसे बोला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बातें तो शुरू हुई थी 1928 से, फिर 31 में कराची सेशन भी हुआ। तो इन सभी का भी तो कुछ एक ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ होगा ना। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ आपको कई जगह देखने को नहीं मिलेगी। बट एनसीईआरटी में आपको ये एक दो जगह मतलब प्रॉपर उन्होंने भी नहीं लिखा है, बट अगर क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखना कि इससे पहले जो ड्राफ्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बनाया था बी एन राव ने, ठीक है। किसने बनाया था, बी एन राव ने। 1947 से पहले तक जितनी भी बातें निकल के आई थी ना कि हमें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कुछ बातें उठा ली। तो ये बी एन राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। कौन सी डेजिग्नेशन थी इनकी, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की पोजीशन पे थे। और इन्होंने कुछ एक ड्राफ्ट तैयार किया था, इससे पहले हमारी जितनी भी मीटिंग्स हुई, बातें हुई, उन सबका कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इन्होंने कर लिया था एक ड्राफ्ट तैयार। तो अब यहाँ पे 29 अगस्त को क्या होता है, ये जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो इन्हें हैंडओवर कर दिया गया बी आर अम्बेडकर को, और इनसे कहा गया कि आप इसको क्या करो, स्क्रूटिनाइज करो, ठीक है ना। क्या करो, स्क्रूटिनाइज करोगे आप इसे। स्क्रूटिनी करने का मतलब समझते हो ना, इसको करेक्ट करो, जहाँ कुछ एरर लगे वो सही करो। यानी कि जो कुछ आपको यहाँ पे मतलब डिस्कशन होगा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा में लोगों के बीच, और आप इसको क्या करोगे, अपने हिसाब से चीज़ों को आप अमेंड करो, स्क्रूटिनी करो इसकी पूरी की पूरी, ठीक है। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, यहाँ से 29 अगस्त 1947 से इन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। क्लियर है इतनी सी बात, फटाफट से बोलोगे हाँ, ठीक है, बोलो भाई हाँ। चलो अब देखो, अब भाई इसके ऊपर दनादन काम हुआ, ड्राफ्ट तैयार किए गए और जगह जगह से कॉन्स्टिट्यूशन को हटाया गया, बहुत सारी यार इसके ऊपर। यानी कि आप ये समझ लो एक एक जो क्लॉज था ना, एक एक आर्टिकल है, एक एक क्लॉज है, इसके ऊपर बहुत बार डिबेट हुई कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। मतलब आप समझ रहे हो, इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में अगर आपसे पूछा जाए कितना टाइम लगा, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है ना। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है यार ये, 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल का टाइम था। और इस पे 114 बार डिबेट हुई है, ठीक है। 114 टाइम्स यहाँ पे इसके ऊपर डिबेट किए गई, करेक्शंस किए गए, फिर ऐड किया गया कुछ, फिर करेक्शन किए गए, फिर ऐड किया गया। और इसके ऊपर जो डिस्कशंस हुए हैं ना, इन डिस्कशन में जो डिबेट्स हुई हैं, जो भी डिबेट्स हुई, उन डिबेट्स को यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, एक एक शब्द रिकॉर्ड किया गया, क्या बोला जा रहा है, क्या डिबेट हो रही है। और उस डिबेट को जब पब्लिश किया गया ना, तो 12 बड़े बड़े वॉल्यूम्स इसके बने हैं सिर्फ डिबेट के ही, ठीक है ना। बहुत मोटे मोटे वॉल्यूम्स हैं, तो 12 इसके वॉल्यूम्स बने सिर्फ डिबेट के। तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फाइनलाइज होता है, और इसको फाइनली जो है प्रेसिडेंट को देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ ना कि जो बी आर अम्बेडकर थे, इन्होंने अपनी तरफ से जो फाइनल ड्राफ्ट था वो प्रेसिडेंट को कौन सी डेट पे दिया, और फाइनल जो सिग्नेचर थे वो उस ड्राफ्ट के ऊपर, यानी कि उसको फाइनलाइज कब कर दिया गया। 2-3 डेट बता रहा हूँ, अच्छे से सुनना कौन सी डेट के बारे में क्या बात की जा रही है, बहुत दिमाग लगा के, बहुत ध्यान से, ठीक है ना।
सबसे पहली डेट है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका यहाँ पे प्रेसिडेंट का यहाँ पे सिग्नेचर के लिए कब दे दिया गया, यानी कि एक तरीके से फाइनली पास कौन सी डेट को हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया गया। अब देखना यहाँ पे यार क्या सीन है कि 26 नवंबर 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन तो पास कर दिया गया, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार है, सिग्नेचर वगैरह हो गए। अच्छा 299 मेंबर थे, इसमें से जो फाइनल सिग्नेचर हुए वो 284 लोगों के हुए, क्योंकि यही लोग एक्चुअली में प्रेजेंट थे, बाकी के लोग कुछ अनफॉर्चुनेट कंडीशंस के कारण यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाए थे। तो इतने मेंबर में से उस असेंबली में, संविधान सभा में 284 लोग प्रेजेंट थे, इन्होंने अपने सिग्नेचर किए, कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया। अब देखो यहाँ पे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ तो ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भारत पे लागू नहीं हुआ था, लेकिन ये आपका बेसिकली पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई 26 नवंबर 1949 को कुछ भी नहीं हुआ। इस दिन आपके कुछ प्रोविजंस थे जो कि इमीडिएटली लागू कर दिए गए, इमीडिएट इफेक्ट के साथ, जिनमें से क्या क्या था आपका, एक तो सिटीजनशिप वाला, जो आपका पहला वाला सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप वाला आपका जो बेसिकली पार्ट था, पार्ट 2 में बताया गया आर्टिकल 5 से लेके 11 के बारे में इसमें, तो ये आपका इमीडिएट रूप से लागू कर दिया गया। दूसरा था आपका इलेक्शंस के बारे में जो भी इसमें प्रोविजंस थे, यानी कि इलेक्शंस वाला प्रोविजन था, सिटीजनशिप वाला था। सिटीजनशिप को हिंदी में बोलते हैं नागरिकता, ठीक है, क्या बोलते हैं, नागरिकता। देन आपका इलेक्शंस होते हैं, जो आप इलेक्शंस तो पता ही है ना, चुनाव। देन आपका जो प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये तीन थे आपके जो विद इफेक्ट, यानी कि 26 नवंबर से ही लागू हो गए थे। ऐसा नहीं है कि भाई 26 नवंबर में कुछ लागू नहीं हुआ। याद रखना ये तीन चीजें, प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये तीन चीजें इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो गई। लेकिन फिर आपका जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 से फाइनली ये क्या हुआ, आपका इनेक्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज इस दिन हमने भारत को 26 जनवरी की डेट इसलिए क्योंकि इस दिन हमने भारत को आज़ाद घोषित कर लिया था पहले ही, इसलिए इस डेट को यहाँ पे रखा गया। और एक चीज़ और यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, ये पूछा जा सकता है। देखो 26 नवंबर को आपका मनाया जाता है संविधान दिवस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे। और ये आपका 2015 से मनाया जा रहा है। जो आपकी बीजेपी गवर्नमेंट की रिजाइम है, इन्होंने 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपकी पूरी की पूरी भाई कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे बना, साउथ अफ्रीका का क्या सिनारियो था, इंडिया में कैसे क्या बना, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स थी, ये आपने सारी की सारी चीज़ें देख ली हैं। नाउ पेजेस तो सारे ख़त्म हो ही चुके हैं, बट आपको मैं कुछ अपने लीडर्स के नाम बता रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, और इनकी कुछ डिटेल है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। तो वो आप लिखेंगे, लिखोगे ना, चलो लिखो। सबसे पहला है आपका सोमनाथ लाहिरी, ठीक है ना। ये सोमनाथ लाहिरी, इनके बारे में नहीं भी लिखोगे चलेगा। सरोजनी नायडू के बारे में यार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको अलग से ही लिखवाऊंगा यार। एक काम करते हैं, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, देन आपको कल के सेशन में प्रियम्बल कराऊंगा, ठीक है। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितना, मतलब जब भी मैं देखता हूँ ना प्रियम्बल को, एक 2-4 मिनट के लिए आई जस्ट गेट, वो जो स्तब्ध होते हैं ना, वो रह जाता हूँ। आई मीन बहुत ही प्यारा सा प्रियम्बल है। इसके बारे में बात करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं और एग्जाम में आ भी सकते हैं, ठीक है। ये करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट करके बताना कैसा क्या लगा, और आप लोग चीज़ों को देखो आपस में ग्रुप्स में भी यार डालते रहो, क्योंकि जो आप लोग आओगे तभी मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, तभी रेगुलरली चीज़ों कर पाऊंगा, ठीक है। एंड करता हूँ आज के सेशन को यहीं पे, और अच्छे से आप लोग मेहनत करते रहो यार। और यही टाइम है, इस टाइम पे अगर मेहनत कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, तो आप आपके लिए ना मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। अभी जो आपको लगता है ना कि ये होगा वो होगा, और सबसे पहली बात कि कुछ आप ये T1 की जॉब लेके शांति से मत बैठ जाना कि T1 की जॉब हो गई अब तो ज़िंदगी सेट है, नहीं है सेट। बट ये है कि कुछ तो हाथ में आएगा ना। जब कुछ हाथ में आएगा तो उससे और आगे बढ़ोगे। चीज़ों में ये नहीं सोचो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, जो भी आए पहले उसे लेके फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए यार पूरी दुनिया है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, जीतने के लिए पूरा जहां है, ठीक है। चलो खैर, एंड करूँगा सेशन को यहीं पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।